इलेक्ट्रोस्टैटिक के सेकंड पार्ट के लेक्चर में हम गॉसेस लॉ को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल से देखेंगे। हमारे पास जो गॉसेस लॉ है ये बेसिकली हमें किसी भी इनक्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। हमारे पास जब हम गॉसेस लॉ में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी किसी सरफेस में से पास कर रही हैं, तो उससे जनरेट होने वाली जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको फाइंड करने के लिए हम ये दो इक्वेशन यूज़ करते हैं। पहली है फाई ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, ये डॉट प्रोडक्ट है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के और एरिया वेक्टर के, जिसको हम ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। और थीटा जो बेसिकली है ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को याद रखना है कि हमारे पास ये जो एंगल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के अक्रॉस होगा, और जो एरिया वेक्टर से मुराद है परपेंडिकुलर वेक्टर। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारे पास एक सरफेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो एरिया वेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये जो रजिस्टर है इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये इसकी डायरेक्शन को बेसिकली शो करता है जो कि आपकी तरफ है। तो अगर मैं इसके ऊपर इस तरह से एक मार्कर को परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा। तो सेम इसी तरह कोई भी सरफेस है जो उसका एरिया वेक्टर होगा उसके क्रॉस जो हमारे पास एंगल होगा वो हम थीटा देंगे। क्योंकि कॉस थीटा है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है ये आपस में परपेंडिकुलर पैरेलल हो, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इस केस में ये मैक्सिमम होगा। और अगर हमारे पास जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो इस वक्त हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम होगा। गॉसेस लॉ हमें फिर बताता है कि हमारे पास किसी भी सरफेस के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दैट इज़ इक्वल टू दी 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। फाई इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अगर हमने देखना हो एक कॉलम चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है तो सिंपली क्यू की जगह 1 आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की अगर आप वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी सरफेस में से पास करती हैं एक कॉलम चार्ज की वजह से, विच इज़ 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 लाइंस, मतलब 111 ही है सारी जगह। ये भी आपने MCQ के तौर पे याद रखना है कि हमारे पास एक कॉलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जनरेट होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक ये जो गॉसेस लॉ है इसकी डिपेंडेंस जो है ये इंडिपेंडेंट होता है किसी भी सरफेस के ज्योमेट्री से, और सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उस सरफेस के अंदर उसने कितने चार्ज को इनक्लोज किया हुआ। ठीक है, जस्ट इट इज़ अबाउट दी नंबर ऑफ़ चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर हमने फ्लक्स फाइंड करना है फॉर हाफ सर्कल, तो ये पूरा सर्कल है। हाफ सर्कल के लिए अगर हम इसको मिड से इस तरह डिवाइड कर दें तो फाई ई हो जाएगा Q/2, क्योंकि चार्ज आधा हो जाएगा आधे सर्कल में, Q/2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे में Q/2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास नेट रिज़ल्ट यही निकलेगा। इसी तरह अगर आपने किसी क्यूब सरफेस की एक साइड से कितना चार्ज एमिट हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिट हो रहा है, ये फाइंड करना है तो आप किस तरह फाइंड करेंगे। फाई 1 इज़ इक्वल टू Q/6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी टोटल 6 साइड होती हैं क्यूब की, तो हम उसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा। अगर हमने देखना हो दो साइड से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो हमारे पास Q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरह 3 होगा तो 3 दफ़ा ऐड कर देंगे, और अगर सारी की सारी सर्फेसेस से कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है वो फाइंड करना है तो इसी फार्मूले को 6 दफ़ा रिपीट करेंगे तो वो हो जाएगा 6Q/6 एप्सिलॉन नॉट। 6 से कैंसिल होके अगेन हमारे पास यही फार्मूला आ जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। इसके अलावा जो साइन कन्वेंशन फॉलो होते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए वो याद रखने हैं। पॉजिटिव के लिए आप पॉजिटिव चार्ज से जनरेट होने वाला फ्लक्स आप पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव से जनरेट होने वाला फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं। और अगर हमारे पास किसी इनक्लोज सरफेस में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है तो हमारे पास जो नेट रिज़ल्ट होगा, नेट फ्लक्स जो जनरेट होगा वो ज़ीरो होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की बात करें तो जिस तरह आपने अपनी बुक में 3 एग्जांपल्स जिसकी पढ़ी हैं, 3 एप्लीकेशन पढ़ी हैं, तो सबसे पहले अगर हम चार्ज स्फीयर की बात करें
तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। वैसे तो पता है कि आपको इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है, लेकिन इसकी सरफेस से में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास मैक्सिमम होती है। ये ग्राफ अगर आप ध्यान से देखें तो जो ही इसकी सरफेस पे आप पहुंचेंगे जहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है तो वहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और जो ही फिर इससे दूर जाना शुरू करें, किसी दूर एक पॉइंट P तक इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें, तो दूर पॉइंट P पे इसका जो R के साथ इन्वर्स रिलेशन है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R² होता है, तो ये वाला रिलेशन जो है वो यूज़ होगा। सेंटर से लेके H तक बिल्कुल E की वैल्यू क्या होगी, 0, सरफेस पे मैक्सिमम होगी, और इसके बाद इन्वर्स स्क्वायर है तो ये इस तरह से डिक्रीज़ करेगी। सो ये आपने इसका एक ग्राफ जो है वो चार्ज स्फीयर का याद रखना है। इसके बाद सिंगल शीट से हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा जनरेट होता है, पहले बात करते हैं पॉजिटिव की। तो लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव प्लेट है तो इसमें आपने ना साइन कन्वेंशन याद रखने हैं कि अगर हमारे पास जो वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है वो हमारे पास होगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर जो हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस के क्रॉस है उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इसके साथ माइनस का साइन आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप नेगेटिव प्लेट से जनरेट होने वाले फ्लक्स की बात करें तो अगेन जो हमारे पास अक्रॉस एक्स एक्सिस आएगा वो +2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी फील्ड लाइंस आ रही होंगी उसकी वजह से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स -σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इसको माइंड में रखते हुए पैरेलल प्लेट की अगर बात करें तो लेट्स सपोज हमारे पास दो सेम चार्ज की पैरेलल प्लेट हैं, दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस के लॉन्ग इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिंगल प्लेट की कंसेप्ट से अगर आप याद रखें तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। और अगर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात करें तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट है। सो इधर से हमारे पास जो पॉजिटिव से इस साइड पे आ रही हैं वो नेगेटिव होंगी, और इधर से जो उस साइड पे जा रही हैं वो पॉजिटिव होंगी। तो इन बिटवीन जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। इसके बारे में आपने याद रखना है कि इन बिटवीन तो ज़ीरो होगी लेकिन प्लेट के अक्रॉस ज़ीरो नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास यहाँ से आउटवर्ड जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ वो है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इस प्लेट से भी जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएंगी, उसकी वैल्यू भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट है। तो जब दोनों को नेट वैल्यू निकालेंगे तो प्लेट के क्रॉस जो नेट वैल्यू निकलेगी वो होगी σ/एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको दो दफ़ा जब ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट, तो वो 2 से कैंसिल होकर ये आ रहे हैं। सेम इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास ये -2 एप्सिलॉन नॉट है। इसी तरह इस प्लेट्स की वजह से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आएंगी, वो भी नेगेटिव σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो नेट वैल्यू बनेगी वो बनेगी -σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो सेम चार्जेस के केस में इन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है लेकिन प्लेट के क्रॉस नहीं होती। अब आ जाएँ जो आपके बुक में आपके पास जो केस था, दो अपोजिटली जो चार्ज प्लेट के बारे में आपसे पूछा हुआ था। तो अगेन पॉजिटिव प्लेट के लिए जो है वो यहाँ पे जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसी तरह हमारे पास नेगेटिव प्लेट में क्योंकि इनसाइड जाती हैं प्लेट्स तो अगेन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो इससे भी जनरेट होने वाला σ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, दोनों को ऐड करने से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगी, और ये वही है जो आपकी बुक वाली वैल्यू है। लेकिन इस केस में जो प्लेट के दूसरी साइड पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो 0 होगी, क्योंकि एक हमारे पास इस प्लेट की वजह से इस साइड पे जो फील्ड लाइंस आ रही हैं वो -2 एप्सिलॉन नॉट हैं, और इस प्लेट की वजह से जो इस तरफ जा रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो पॉजिटिव थी, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके 0 हो जाएंगे। दोनों इस केस में दोनों प्लेट की दूसरी साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन इन बिटवीन जो है वो ये एक्सप्रेशन होगा, और वो फुली जो हमारे पास पैरेलल प्लेट के दरमियान जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ये कांस्टेंट रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, और उसकी यही वैल्यू होगी। चाहे आप कोई पॉइंट एक प्लेट के करीब लें, मिड में लें, या दूसरी प्लेट के करीब लें,
हर पॉइंट पे हमारे पास, किस केस में, जब दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, हर पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और इसकी वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी। नेक्स्ट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो ये बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी भी एक चार्ज में स्टोर होती है, या वो चार्ज जो दो पॉइंट्स के दरमियान जब मूव करता है तो जो एनर्जी डिलीवर करता है उसको आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। सो वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज जूल पर कूलम, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक लोअर पोटेंशियल है VA, जिसको आप W की जगह का आप एनर्जी मतलब U लिख लें तो U ओवर Q है, और हाई पोटेंशियल B ओवर Q है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो, तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल जो है वो चेंज इन एनर्जी है जो वो प्रोवाइड करता है या गेन करता है। जिस तरह अगर आपने बैटरी चार्ज करनी है तो आप पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट की तरफ लेके जाएंगे। व्हेन सेम चार्ज इज़ ब्रॉट नियर टू ईच अदर, उनकी एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और जब सेम चार्जेस ऑपोजिट मूव अवे करते हैं तो उनकी एनर्जी डिक्रीज़ करती है। जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो आप ये कर रहे होते हैं, और जब आप सर्किट में बैटरी को लगाते हैं तो वो आपको एनर्जी इस तरह से डिलीवर करते हैं अनटिल के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं। सो यहाँ से आप डेल्टा वी की वैल्यू निकाल ये डब्ल्यू की वैल्यू क्यू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्यू डेल्टा वी, और क्योंकि वर्क जो है वो एनर्जी ही है तो ये वो एनर्जी है जो चार्ज गेन करता है या लूज़ करता है। सो ये क्यू डेल्टा वी हो जाएगा। क्यू जो है अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्यू की जगह ई आ जाएगा। ई वो चार्ज है जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होता है जिसकी वैल्यू ये है। सो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 जूल के, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी का। अब अगर यहाँ से 1 जूल निकालना हो कितनी वैल्यू होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली वो एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन डिलीवर करता है या गेन करता है जब वो दो ऐसी प्लेट्स के दरमियान मूव करता है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो। और वो कितनी एनर्जी गेन या लूज़ करेगा, दैट इज़ इक्वल टू 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे आके 1 से डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पे 1 जूल रह जाएगा, तो 1 जूल की ये वैल्यू आ जाएगी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का जो एक्सप्रेशन है जो आपने पढ़ा है वो है V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर। कोलम्बिक फोर्स वाला एक्सप्रेशन था के क्यू स्केयर ओवर आर स्केयर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का था के क्यू ओवर आर स्केयर, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है V के क्यू ओवर आर। और याद रहे ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो एक पॉजिटिव चार्ज जो है अगर उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हम लेते हैं और नेगेटिव का नेगेटिव लेते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, हमेशा दो प्लेट के क्रॉस जो हमारे पास चार्ज मूव करता है वो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करता है, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। कि जब भी आप चार्ज को, इसलिए नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जब भी आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। वोल्ट इसका ऐसा यूनिट, मीटर डिस्टेंस का, और ये न्यूटन पर कूलम के इक्वल भी है। सो अगर E इज इक्वल टू वी ओवर आर मतलब V ओवर डी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू ई डी बी हम लेंगे। इसके अलावा जो चार्ज के सस्पेंड होने के केसेस हैं वो आम तौर पे तो एक ही केस के बारे में ही पूछा जाता है कि कब जो कि बैलेंस कंडीशन होती है कि अगर हम चार्ज को इस तरह से बैलेंस करें कि उस पर लगने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स और वेट जो है वो इक्वल हो जाए। लेकिन एक MCQ 2018 के पेपर में आया था इसमें से, जिसकी वजह से मैंने ये दो कैटेगरीज़ बनाई हैं, आपने इसको माइंड में रखना है। सबसे पहले बैलेंस कंडीशन है कि लेट्स हमारे पास चार्ज एक ऐसी कंडीशन में है दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स के दरमियान कि उस पर ऊपर लगने वाली जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगी वो ज़ीरो होगी। सो इस केस में दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ से आप mg/Fe की वैल्यू QE और E की जगह V ओवर D भी लिख सकते हैं, और यहाँ से ये इक्वेशन बन सकती है। इसके अलावा अनबैलेंस कंडीशन से मुराद ये है कि MCQ आपको ये पूछा गया कि लेट्स सपोज अगर हम दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को इस तरह रिवर्स कर दें कि उसकी डायरेक्शन ग्रेविटी मतलब कि वेट के अक्रॉस उसके हो जाए, तो फिर वो चार्ज का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो अगेन इस केस में भी हमारे पास जो नेट फोर्स है
वो इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होती है। तो नेट हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये क्यू ई प्लस एम जी है। अब एफ ई को हमने इस तरह से रिवर्स किया है कि उसकी जो वैल्यू है वो वेट मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के क्रॉस है। तो इस केस में जो एफ ई है जिसको हम क्यू ई बोलते हैं दैट इज़ इक्वल टू एम जी। तो क्यू ई की जगह हम एम जी अगर प्लेस कर दें तो ये हमारे पास 2 mg हो जाएगा, एम से कैंसिल हो जाएगा। तो दैट्स मीन जो चार्ज का एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से डबल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास जो एक सिंपल कंसेप्ट है, अक्सर औकात इसके बारे में बात होती है, वो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अपने नाम से ज़ाहिर है इक्वल का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या कोई भी पोटेंशियल की बात आप कर सकते हैं, लेकिन इस केस में क्योंकि हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होगा, और सरफेस से मुराद सरफेस है। तो ये किसी भी चार्ज के क्रॉस ऐसी सरफेस होती है जिसके सारे पॉइंट्स पे जो चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि लेट्स सपोज अगर कोई भी 50 बंदे जो हैं वो 7वीं 8वीं मंजिल पे बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो है ग्राउंड के कंपैरेटिवली, लेकिन एक दूसरे के लिहाज से क्योंकि वो सेम हाइट पे हैं तो एक दूसरे के लिहाज से उनका जो पोटेंशियल होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो सेम होगा। तो इसी तरह हमारे पास लेट्स सपोज ये चार्ज है, ठीक है। अब इसके क्रॉस लेट्स सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरह जितने भी पॉइंट हैं, अगर आप इसमें देखें कि उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है चार्ज, इस चार्ज की वजह से वो सेम होगा, क्योंकि इधर से लेके ये सारे के सारे अगर आप सरफेस को मिलाएं तो एक सर्कल फॉर्म बनाती है, और आपको पता है सेंटर से लेके किसी भी सर्कल की एज का जो फासला होता है वो सेम होता है। तो अगर फासला सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो सारी के सारी सरफेस है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और इसमें ये याद रखना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू दी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होती है। आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके क्रॉस जा रही है और हमारे पास जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो इस तरह है। तो आप देख सकते हैं कि इसके क्रॉस इसका 90 का एंगल बन रहा है। इसी तरह लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लेट्स सपोज ये मिड पॉइंट हम ये सारे के सारे अगर जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट हैं इस तरह एक लाइन बना लें, तो जब उनको आपस में मिलाएंगे तो वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगी जिसमें जिनके क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू सेम है। तो अब अगर आप देख लें कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन भी है वो इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस के दोनों साइड पे अगर आप देखें तो 90 का एंगल ही बना रही है। तो इस तरह से आपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस का जो कंसेप्ट है वो माइंड में रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये ऐसी सरफेस होती है अलॉन्ग विच वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ ज़ीरो। इसके अलॉन्ग जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स कर रही होती है वो ज़ीरो कर रही होती है, क्योंकि हमारे पास इसके सारे के सारे पॉइंट्स में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। अब जब पोटेंशियल सेम है तो कोई भी इसमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर वर्क कर रहा होता तो इसके पोटेंशियल में फिर फ़र्क भी पड़ रहा होता, ठीक है।